दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CWC क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अखंड प्रताप सिंह। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं नया टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानवों में जनन। तो मानवों में जनन, देखिए जनन मतलब क्या होता है। मानवों में जनन का मतलब क्या होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, माने नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों के संलयन से क्या होता है, जनन होता है। किसके किसके मिलने से, नर युग्मक जब मिलते हैं, मादा युग्मक मिलते हैं, उनके संलयन से एक नई संतति की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। बात समझ में आई। तो चलिए हम देखते हैं जनन आवश्यक क्यों है। जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी जीव हो उसकी अगली संतति को, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। जो मानव होते हैं, मानवों में जनन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है। नर में जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक, उसे शुक्राणु कहते हैं, तथा मादा युग्मक में जो होते हैं वो अंडाणु होते हैं। ठीक, तो मादा युग्मकों में अंडाणु का निर्माण और नर युग्मकों में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि नर में कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसके लिए हम चलेंगे नर के जनन तंत्र को देखेंगे, माने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला भाग जो होता है, प्राथमिक अंग जिसे नर का कहते हैं, वो प्राथमिक अंग होता है वृषण। तो हम किसके बारे में आज जानकारी लेंगे, टेस्टिस के बारे में लेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग हो जाएगी वृषण। तो वृषण को क्या कहते हैं, टेस्टिस, ठीक, क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। देखिए जो वृषण होता है, ये इसका निर्माण वृषण का जो होता है उदरी गुहा में ही हो जाता है। माने जब माँ के गर्भाशय में बच्चा होता है तभी वृषण का निर्माण जो होता है उदरी गुहा में हो जाता है। 7 माह का जब बच्चा होता है तो जो वृषण होता है उदरी गुहा से वृषण कोश में आ जाता है, ठीक ना। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वृषण उदरी गुहा से बाहर ही नहीं आता है, इसे गोपिक वृषणता कहते हैं, ठीक। मतलब जो वृषण होता है, वृषण का उदरी गुहा से बाहर नहीं आना, वृषण का उदरी गुहा से बाहर नहीं आना क्या कहलाता है, गोपिक वृषणता कहलाता है, ठीक। इस कंडीशन में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और जिसके द्वारा फिर वृषण को वृषण कोश में लाया जाता है, ठीक ना। अब वृषण कोश में आता क्यों है, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उनका नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो स्पर्म होते हैं माने शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान कम चाहिए होते हैं, ठीक। माने नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर कम चाहिए होते हैं, क्योंकि स्पर्म जो होता है तभी सर्वाइव कर सकता है, ठीक। तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने की वजह से जो स्पर्म होता है वो सर्वाइव कर जाता है, इसलिए वो वृषण कोश में आ जाता है, ठीक ना। तो उदरी गुहा में अगर होता तो टेम्परेचर क्या होता, ज़्यादा होता, तो स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता, इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक ना। तो इनफर्टिलिटी आ जाती है जिस इंसान का वृषण कोश में ना आकर उदरी गुहा में ही रह जाता है, तो उनमें स्पर्म का निर्माण सही से नहीं हो पाता, अगर होता है तो स्पर्म एक्सपायर हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं कैसे स्पर्म का निर्माण वृषण के अंदर होता है। तो ये आपका देखिए वृषण है, वृषण अंडाकार संरचना में होता है, और जो मानव में होता है ये 2 जोड़ी पाया जाता है, 2 जोड़ी वृषण पाया जाता है। कितनी जोड़ी पाया जाता है, 2 जोड़ी वृषण पाया जाता है, ठीक। अब देखिए जैसे ये वृषण है, ठीक। तो वृषण के अंदर क्या होता है, 250 लगभग 2 से कितना 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। कितना, लगभग 2 से 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। और ये होता कैसा है एक्चुअल में, जैसे आप संतरा देखें, संतरा, जब संतरे को आप काटेंगे तो होगा क्या,
संतरे काटेंगे तो कई फांकियों में बटा होता है ना काटने के बाद, उसी तरह वृषण अंदर से होता है। जब इसको अंदर से हम अनप्रस्थ काट में इसके देखते हैं तो कुछ इस टाइप का होता है, और जो वृषण होता है ये लगभग 250 पालियों में बटा हुआ होता है। और जो वृषण 250 पालियों में बटा होता है इसको वृषण क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पालिका। ठीक, इसको वृषण पालिका बोला जाता है। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 तक शुक्र जनन कोशिका पाई जाती हैं, या जिसे आप शुक्र जनन नलिका भी बोल सकते हैं। ठीक, कितनी पाई जाती है? प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर कितना तक? 3 तक। ठीक, सब में कितना पाई जाती? 3, सब में 3, 1 से लेकर 3 तक वृषण में क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका या शुक्र जनन कोशिका जिसे कहते हैं, ये पाई जाती है। इन्हीं शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए, और ये जो होता है वृषण पालिकाएं होती हैं, आगे जाके मिल जाते हैं और एक वृषण जालक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वृषण जालक। ठीक, तो ये वृषण पालिकाएं हो गए, और ये सब क्या है जो 1 से 3 तक? ये शुक्र जनन कोशिका है। ये क्या है? शुक्र जनन कोशिका। ठीक, अब देखिए होगा क्या, जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं और ये आपका क्या बना? वृषण जालक बना। ठीक, अब इसी वृषण जालक से क्या निकलेगा? शुक्रवाहिकाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? शुक्रवाहिकाएं। और ये शुक्रवाहिकाएं पतली पतली होती हैं, और ये शुक्रवाहिकाएं कहाँ जाके मिलेंगी? अधिवृषण में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? अधिवृषण। अधिवृषण ये बाहर होता है। ठीक, ये देखिए अधिवृषण है। क्लियर? अब ये अधिवृषण कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। पहला जो भाग होता है जहाँ जाके शुक्रवाहिकाएं मिलती है इसको कैपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपट बोलते हैं। इसके बाद जो बीच वाला भाग होता है इसे कार्पस बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो भाग होता है उसे काडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काडा। तो कैपट वाले भाग में ही शुक्रवाहिकाएं जाके मिलती हैं। शुक्रवाहिकाएं कहाँ जाके मिलती हैं? कैपट वाले भाग में जाके मिलती हैं। ठीक, अब हुआ क्या, ये जो अधिवृषण होता है जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस जो होता है अधिवृषण, अधिवृषण क्या करता है? कुछ समय तक स्पर्म को स्टोर रखता है। माने जो शुक्राणु होते हैं उनको स्टोर रखने का काम कौन करता है? कुछ समय तक अधिवृषण करता है। ठीक, अब देखिए जो काडा वाला भाग है, इस काडा वाले भाग से एक पतली नलिका निकलेगी, और ये पतली नलिका मूत्राशय तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? मूत्राशय तक जाएगी। इस पतली नलिका का नाम क्या है? इस पतली नलिका का नाम, जैसे ये आपकी शुक्रवाहिकाएं हैं तो ये एक पतली नलिका आ रही, इसको शुक्रवाहक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहक। ये शुक्राणुओं को ले जाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए बालक, इसके बाद ये सबसे ऊपरी परत जो होता है वृषण के, इसको क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं। ये क्या है? वृषण कोश है। क्या है? वृषण कोश। और वृषण कोश किससे जुड़ा होता है? एक गुबरनैकुलम नामक संरचना होती है जो वृषण को वृषण कोश से जोड़ने का काम करती है। उसको क्या बोलते हैं? गुबरनैकुलम। ठीक ना? तो गुबरनैकुलम क्या करता है? वृषण को वृषण कोश से जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आई? तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। माने जो शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं उनसे स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, स्टॉप करिए थोड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे नर होते हैं, मैंने आपको बताया जो नर होते हैं माने पुरुष। ठीक, तो नर में क्या होता है? लगभग 12 से 14 साल की उम्र जो होती है इसको यौनावस्था बोलते हैं। माने यौनारंभ इसी टाइम पे होता है। क्या आप जब पैदा थे उसी तरह थे जैसे अब हैं? नहीं।
तो इंसान 12 से जो मेल होते हैं 12 से 14 साल की उम्र में इनका जो होता है यौनावस्था प्रारंभ होता है। माने दाढ़ी मूंछ का जमना, आवाज़ का भारीपन होना, मसल्स का गेन होना, ये सब यौनावस्था में प्रारंभ होता है। और इसलिए होता है क्योंकि इसके पहले जो प्राथमिक जनन की प्राथमिक अवस्था होती है उसमें स्पर्म का निर्माण हो जाता है और ये स्पर्म क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं 12 से 14 साल की उम्र के बीच में। उसके बाद से द्वितीयक लैंगिक लक्षण आना शुरू हो जाता है। जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक ना, आवाज़ का भारीपन होना, मसल्स का गेन करना, कंधे का चौड़ा होना, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आता है। तो चलिए देखिए होता ये सब होता क्यों है, इस चीज़ को देखिए। तो 12 से 14 साल की उम्र में, ठीक, ये यौनावस्था होती होगा क्या, जो मनुष्य का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक। तो जो अग्र मस्तिष्क का एक हाइपोथैलेमस नामक भाग होता है, कौन सा, हाइपोथैलेमस, ठीक ना। हाइपोथैलेमस जो भाग होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं GnRH। क्या बोलते हैं, GnRH, ठीक ना, जिसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। माने गोनेडोट्रोपिक स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन, ठीक ना। GnRH को क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिक स्रावित हार्मोन। और यही हाइपोथैलेमस में एक भाग होता है जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि पे ये क्या करता है, कार्य करता है, उसको प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि को किस लिए, 2 हार्मोन स्रावित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को ये प्रेरित करता है। कौन से 2 हार्मोन को स्रावित करने के लिए, एक है LH और एक हार्मोन का नाम होता है FSH, ठीक ना। इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। तो ये दोनों हार्मोन एक्टिव कब होते हैं, जब पीयूष ग्रंथि पे GnRH वर्क करता है, इन्हें प्रेरित करता है, तो एक्टिव होकर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं LH और FSH। अब देखिए LH FSH करेंगे क्या, ये क्या करते हैं, जो वृषण के अंदर शुक्र जनन कोशिका होती हैं उन पे वर्क करते। देखिए मैं बनाता हूँ, ये आपका क्या है, शुक्र जनन कोशिका है, ठीक ना। ये शुक्र जनन कोशिका है, 2 शुक्र जनन कोशिका मैं बनाया हूँ। इसके ऊपर ये आपकी है सर्टोली कोशिका, इसको बोलते हैं, ये सर्टोली कोशिका होती है, ठीक। ये भी क्या है, शुक्र जनन कोशिकाएं हैं। इसमें ये क्या है, सर्टोली कोशिका, कौन सी कोशिका, सर्टोली कोशिका, ठीक। इसके ऊपर ट्यूनिका प्रोपिया आवरण होता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया, ठीक। ये लेयर होती है, ठीक, समझ में आया, ये ट्यूनिका प्रोपिया होती है, ट्यूनिका प्रोपिया, ठीक, ट्यूनिका प्रोपिया ये लेयर होती है। और ये आपका सर्टोली कोशिका होती है, ठीक। और इसी सर्टोली कोशिका के बीच में नर जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक ना। नर जर्म कोशिकाएं बीच में पाई जाती हैं, यहाँ पे कौन सी कोशिका, नर जर्म कोशिका, ठीक, समझ में आया। और ये नर जर्म कोशिका जो होती है, नर जर्म कोशिका, ये सर्टोली कोशिका से पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। अब इनके बीच में लीडिंग सेल पाया जाता है, लीडिंग सेल या जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं, लीडिंग सेल या जिसे क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका, क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका, ठीक ना। अब ये अंतराली कोशिका जो होती है, LH हार्मोन रिलीज होके कहाँ जाएगा, अंतराली कोशिका के पास आएगा, लीडिंग सेल के पास आएगा और इसे प्रेरित करेगा
एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करने के लिए या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करने के लिए, ठीक ना। तो ये यहाँ से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करेगा, ठीक। और ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होगा, अब यही हार्मोन इसके अंदर प्रवेश करना चाहेगा, किसके अंदर, नर जनन कोशिका जो होती है, शुक्र जनन कोशिका, उसके अंदर क्या करेगी, प्रवेश करने का प्रयास करेगी। तो अब प्रवेश तो कर नहीं पाएगी, तो इसके लिए जो FSH हार्मोन है ये आके वर्क करेगा सर्टोली कोशिका के ऊपर। तो FSH हार्मोन जब आएगा सर्टोली कोशिका पे वर्क करेगा, तो सर्टोली कोशिका से ABP निकलेगा। क्या निकलेगा, ABP, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या निकलेगा, ABP, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक ना। तो इससे क्या निकलेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन जब अंदर प्रवेश करेगा तो इससे स्पर्म मतलब शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कार्य करेगा, ठीक ना। माने यही ABP क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन को अंदर लाता है, इंटर करने में मदद करता है, और वहाँ से क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पीछे करके प्रॉपर देख लीजिएगा, ठीक। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, धन्यवाद।